Hello everyone, welcome you all in this channel of my youth academy। तो आज हम अपनी क्लास 6 पॉलिटी एनसीईआरटी की सीरीज कंटिन्यू कर रहे थे और हमने ऑलरेडी 3 चैप्टर उसके पढ़ लिए थे। चैप्टर 1 दैट इज अंडरस्टैंडिंग डाइवर्सिटी, चैप्टर 2 डाइवर्सिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन। फिर हम यूनिट 2 पे आ गए थे जो गवर्नमेंट से रिलेटेड था। उस पर हमने चैप्टर 3 पढ़ लिया था, व्हाट इज गवर्नमेंट। हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया था गवर्नमेंट क्या है, गवर्नमेंट किस टाइप की होती है, कैसे फॉर्म करती है और गवर्नमेंट का रोल क्या होता है। अब चैप्टर 4 में पढ़ेंगे हम की एलिमेंट्स ऑफ अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। हमने टाइप ऑफ गवर्नमेंट में हमने 2 गवर्नमेंट देखी थी, एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट देखी थी और एक मोनार्की गवर्नमेंट देखी थी जो किंग के थ्रू, जो रूल बाय द किंग होता है, किंग और क्वीन होता है, और ये रूल बाय द पीपल होता है जो पीपल के रिप्रेजेंटेटिव्स गवर्न करते हैं, फंक्शन करते हैं, लॉ मेकिंग पावर में डिसीजंस को बनाते हैं, इम्प्लीमेंट करते हैं। और अब हमें पता है कि इंडिया में डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है, तो वही हम की एलिमेंट्स ऑफ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट पढ़ेंगे। डेमोक्रेसी का मतलब ये रूल बाय द पीपल, रूल बाय द पीपल, फॉर द पीपल, ऑफ द पीपल। इब्राहिम लिंकन का फेमस मैंने आपको कोट बताया था डेमोक्रेसी का, उसी को हम आगे कंटिन्यू करेंगे। So let's get started our chapter 4, key elements of the democratic government। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के बेसिकली एलिमेंट्स क्या होते हैं, की एलिमेंट्स को बोल सकते हैं, उसका एक फीचर्स देख सकते हैं कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट किस तरीके से मोनार्की गवर्नमेंट से अलग होती है, हम उसी पे डिस्कशन करेंगे। तो एनसीईआरटी का जो चैप्टर स्टार्ट हुआ है उसमें एक स्टडी को बताया गया है जो हमें तो पता ही है, अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, अपार्थाइड का स्ट्रगल हुआ था, नेल्सन मंडेला फेमस पर्सनालिटी है, उसी से हमारी एनसीईआरटी स्टार्ट हुई है। तो हम पहले इस स्टडी को करते हैं, फिर आगे हम इसी के थ्रू देखेंगे कि की एलिमेंट्स ऑफ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट क्या होती है, क्योंकि अफ्रीका में भी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट स्टैब्लिश हुई थी। अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस अफ्रीकन की पार्टी है, अ ग्रुप ऑफ पीपल हु लीड स्ट्रगल अगेंस्ट अपार्थाइड। अपार्थाइड का मतलब होता है रेस के बेस पे डिस्क्रिमिनेशन होता है। आप देख सकते हैं कि कैसे ये सारे चैप्टर्स एक दूसरे से लिंक्ड है। डिस्क्रिमिनेशन एंड एक्सप्लॉयटेशन होता है, डिस्क्रिमिनेशन का एक्सट्रीम फॉर्म है एक्सप्लॉयटेशन। इसको इंटरचेंजेबली भी यूज करते हैं इंग्लिश वर्ड में। तो अपार्थाइड का मतलब ही होता है रेस के बेस पे डिस्क्रिमिनेशन करना। हमारे इंडिया में कास्ट के बेस पे डिस्क्रिमिनेशन होता है, वहीं अफ्रीका की स्टडी बताई हुई है कि अफ्रीका में अपार्थाइड होते थे, रेस के अगेंस्ट पे डिस्क्रिमिनेशन करते थे। आगे पढ़ते हैं। अपार्थाइड एंड देयर मोस्ट वेल नोन लीडर, अपार्थाइड स्ट्रगल के बेस्ट वेल नोन लीडर थे नेल्सन मंडेला। फॉर द अपार्थाइड सिस्टम फॉर सेवरल ईयर्स तक उन्होंने अपार्थाइड सिस्टम के स्ट्रगल अगेंस्ट स्ट्रगल किया था। तो फाइनली they succeeded in 1994, साउथ अफ्रीका बिकम अ डेमोक्रेटिक कंट्री। साउथ अफ्रीका एक डेमोक्रेटिक कंट्री बन गई। इससे ये पता चलता है इंडिया भी एक डेमोक्रेटिक कंट्री है और साउथ अफ्रीका भी एक डेमोक्रेटिक कंट्री है। हमने इंडिया का ऑलरेडी स्ट्रगल अपने प्रीवियस चैप्टर में देख रखा था, तो उसमें एक न्यू केस स्टडी बताया गया है जो कि रियलिटी पे बेस्ड है, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट पे। तो एक अफ्रीका कॉन्टिनेंट है, अफ्रीका कॉन्टिनेंट के एक्सट्रीम में आता है साउथ अफ्रीका कंट्री है, अफ्रीका कॉन्टिनेंट। वहां पर अपार्थाइड के अगेंस्ट में, अपार्थाइड किसके अगेंस्ट में होता था, वाइट ब्लैक पीपल के अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन करते थे। ये उस समय की बात है जब कॉलोनियलिज्म की पीरियड चल रही थी, जब वाइट पीपल, ब्रिटिश लोग, अगर इसमें देखा जाए ब्लैक बोलते थे, वो एंग्लो इंडियन जिसको अब इंडिया में अलग से माना जाए तो वो रेस पे होते हैं। तो वाइट पीपल ब्लैक के अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन करते थे, उनको स्लेव बना के दूसरी कंट्री को भेजा जाता था जिससे वो चीप लेबर प्रोवाइड कर सके अपने आप को। और यहाँ पर साउथ अफ्रीका में भी उनके अगेंस्ट होता था, उनको लो दर्जे का माना जाता था, लो स्टेटस होती थी, उनको गवर्नमेंट में बिल्कुल पार्टिसिपेट करने का मौका नहीं मिलता था। उन्हीं की कंट्री में उन्हीं के अगेंस्ट ही डिस्क्रिमिनेशन होता था। ये चैप्टर है, इसकी स्टडी इतनी ही थी कि उन्होंने कैसे स्ट्रगल किया और उसको ख़त्म करके ये जब 1994 में अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस अपनी स्ट्रगल में कामयाब हुई, उनका
कैसे ये अपने पार्टिसिपेशन को दर्शा रहे हैं, उसकी पिक्चर है ये। आगे बढ़ते हैं। बेसिकली ये एक केस स्टडी इसलिए प्रोवाइड की गई थी कि आपको एक इजी अंडरस्टैंडिंग हो जाए डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इतना मायने क्यों रखता है। एक वेलफेयर कंट्री में तो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होना बहुत ही मस्त होता है। तो पार्टिसिपेशन का मतलब एनसीईआरटी में ये है, थ्रू वोटिंग इन इलेक्शन पीपल इलेक्ट देयर लीडर्स। ये मैंने बोला था पार्टिसिपेशन से ही होता है पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी बनी है, पार्टिसिपेशन से ही पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी बनी है। डेमोक्रेसी का मतलब होता है रूल बाय द पीपल, और पीपल ही पार्टिसिपेट करते हैं अपने लीडर को इलेक्ट करने के लिए, टू रिप्रेजेंट दैम, उनके बिहाफ पे वो लीडर्स गवर्न करते हैं। दीज रिप्रेजेंटेटिव्स टेक डिसीजंस ऑन द बिहाफ ऑफ पीपल। जो पीपल मेजॉरिटी में गवर्नमेंट बनाती है, मेजॉरिटी में अपने रिप्रेजेंटेटिव को पहुंचाती है उस पोजीशन पे, उस पोस्ट पे, कि वो हमें ही हमारे बिहाफ पे गवर्न कर सके। तभी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट होती है, आंसरेबल गवर्नमेंट होती है, अकाउंटेबल गवर्नमेंट होती है टुवर्ड्स द पीपल, टुवर्ड्स द सिटीजन ऑफ इंडिया थ्रू whom they take the powers. All governments are elected for fixed period. ये डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में एक की इस डिसीजन से हमें निकल रहा है। हम इस चैप्टर में की एलिमेंट्स देख रहे हैं, हमें इस डेफिनेशन से ही बहुत सारे की एलिमेंट्स मिल रहे हैं। कैसे मिल रहे हैं? वोटिंग होती है इलेक्शन के थ्रू, मतलब पीपल के थ्रू इलेक्शन होता है, वो अपने आप पावर नहीं लेते, इलेक्ट करते हैं लीडर, इसी में इलेक्टेड लीडर होते हैं, मोनार्की लीडर नहीं होते। फर्स्ट सेकंड ये एलिमेंट आ गया, फीचर्स आ गए डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। दूसरी, टेक डिसीजन ऑन द बिहाफ ऑफ पीपल। पीपल के बिहाफ पे मतलब पार्टिसिपेटरी लिख सकते हैं, अकाउंटेबल गवर्नमेंट लिख सकते हैं हम इसमें, अकाउंटेबल / अकाउंटेबल, ये हमारे डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के की एलिमेंट्स हो गए। और फिक्स पीरियड के लिए ये आते हैं, लिख सकते हैं फॉर द फिक्स्ड पीरियड। इसी डेफिनेशन से हमारा इतना सारा एलिमेंट बन गया। इसको हमें बिल्कुल भी रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, हम बिल्कुल लॉजिकल से कंस्ट्रक्टिव रीजनिंग से हम एलिमेंट्स को निकाल सकते हैं। इन इंडिया के केस में ये जो फिक्स पीरियड है 5 ईयर्स तक है। हमें पता है सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्शंस होते हैं, उसमें जो हम एमपी के वोट देते हैं उसमें से जो मेजॉरिटी होती है, मेजॉरिटी अपने लीडर को करती है, वही लीडर पीएम बनता है। और पीएम क्या करता है? देयर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर एड एंड एडवाइज द प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट को एड एंड एडवाइज करते हैं फॉर द फर्दर फंक्शनिंग ऑफ द पार्लियामेंट। तो ये 5 ईयर तक होती है। हमें पता है वेलफेयर कंट्री है, अगर इन सिटीजन्स को लगता है कि ये गवर्नमेंट उनके हित में नहीं है, उनके नीड वांट एंड उनके ऑब्लिगेशंस को फुलफिल नहीं करी, तो 5 ईयर में वो गवर्नमेंट चेंज भी हो सकती है। तो हमें क्या क्या मिला? वोटिंग होती है, इलेक्टेड लीडर होते हैं, फर्स्ट पॉइंट। डिसीजन पीपल के थ्रू लिया जाता है, फिक्स पीरियड के लिए होते हैं, थर्ड पॉइंट। पार्टिसिपेटरी अकाउंटेबल पीपल होते हैं क्योंकि वो फिर चेंज हो सकते हैं। वंस इलेक्टेड गवर्नमेंट कैन स्टे इन द पावर ओनली फॉर दैट पीरियड। ये जो पावर में इलेक्टेड गवर्नमेंट होती है एक फिक्स पीरियड तक ही होती है। इस फिक्स पीरियड के बाद उनको वो कंपल्सरी रिजाइन करना पड़ता है, वो ऑटोमेटिकली रिजाइन हो जाते हैं। उनको कोई रेजोल्यूशन, कोई नोटिस के थ्रू नहीं होता, वो डायरेक्ट एक फिक्स पीरियड के बाद अपना ऑफिस रिजाइन कर बैठते हैं। ओनली फॉर द पीरियड। इफ दे वांट टू कंटिन्यू इन द पावर दे हैव टू बी इलेक्टेड बाय द पीपल। अगर उन्हें पावर में रहना है, ऐसा कुछ नहीं है कि वो पावर में आके एक कॉन्स्टिट्यूशन होती है, लॉ बुक होती है कॉन्स्टिट्यूशन, उसी को चेंज कर दें। उसमें भी हमारा बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द डॉक्ट्राइन है, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द डॉक्ट्राइन है, जिसमें वो कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्ट्रक्चर्स को वॉलेट नहीं कर सकती है। सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग है ये, जो केशवानंद भारती केस में दी गई थी और जिसको रीअफर्म किया गया था मिनर्वा मिल्स केस में। तो ये बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द डॉक्ट्राइन है कि अगर वो ऑलरेडी पावर में एक बार आ चुके हैं, वो ऐसा कोई भी चेंजेस नहीं कर सकते जिससे वो एक इलेक्शन, जो इलेक्शन प्रोसीजर है उनको वो चेंज नहीं कर सकते। इलेक्शन इज अ बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन, पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ डॉक्ट्राइन।
तो इसलिए उनको री इलेक्ट होना पड़ेगा। तो इसमें हम आइडिया लगा सकते हैं कि एक बार पावर में आके वो ऐसा कर सकते हैं, रूल बुक को ही चेंज कर दे, कॉन्स्टिट्यूशन को ही चेंज कर दे, वो नहीं कर सकते। ये बेसिक स्ट्रक्चर के अंदर आता है। दिस इज द मूवमेंट व्हेन पीपल कैन सेंस देयर पावर इन अ डेमोक्रेसी। इलेक्शन का ही मूवमेंट होता है, एक वोटिंग ही होती है जिसके थ्रू पीपल को लगता है कि हाँ वो पावरफुल है। डेमोक्रेसी का मीनिंग जो है वही प्रैक्टिकल रिमार्क भी प्रोवाइड कर रही है। इन दिस वे पावर ऑफ द गवर्नमेंट गेट्स लिमिटेड बाय रेगुलर इलेक्शन। इसीलिए पार्लियामेंट की जो पावर होती है, पार्लियामेंट पता है लोकसभा एंड राज्यसभा से बनता है। हम लोकसभा के पास बेसिकली पढ़ रहे हैं, लोकसभा ही लेजिस्लेचर होती है एंड एग्जीक्यूटिव होती है। हम मेंबर ऑफ लोकसभा को चुनते हैं, एमपी को चुनते हैं, और ये जो लेजिस्लेचर का पावर होता है पार्लियामेंट का, वो अनलिमिटेड नहीं होता, वो भी लिमिटेड होता है। अगर इसको अनलिमिटेड पावर कर दिया तो पूरा कॉन्स्टिट्यूशन ही चेंज हो जाएगा, जिससे जो ये इलेक्शन का जो इतना डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट पूरा चैप्टर है वही मोनार्की में कन्वर्ट हो जाएगी, डिक्टेटरशिप एंड ऑटोक्रेटिक गवर्नमेंट में कन्वर्ट हो जाएगी। हम आगे बढ़ेंगे, जो हम आगे बढ़ते हैं ये एलिमेंट्स हम इसी सारे से निकाल रहे हैं। अदर वेज ऑफ पार्टिसिपेशन, पहला भी हमने पार्टिसिपेशन देख लिया, इलेक्शन के थ्रू वोटिंग के थ्रू हम पार्टिसिपेट करते हैं, गवर्नमेंट में पार्टिसिपेट करते हैं। लेकिन ये तो हमेशा पता है एक फिक्स पीरियड के बाद ही आता है। मतलब अगर हमें कुछ स्ट्रगल कर रहे हैं, हमें सोसाइटी में नहीं मिल रहा, तो क्या हम 5 साल तक वेट करते रहेंगे? क्या हमें और कोई वेज नहीं प्रोवाइड होने चाहिए जिससे हम अपने पॉइंट ऑफ व्यू को सिटीजन से तक अदर एक अवेयरनेस फैला सके, बता सके कि ये हमारा पॉइंट ऑफ व्यू है? तो वही देखेंगे अदर देन पार्टिसिपेशन और क्या वेज हो सकते हैं जिससे हम अपनी अंडरस्टैंडिंग को सिटीजन तक पहुंचा सकते हैं, सिटीजन अपनी अंडरस्टैंडिंग को हम तक पहुंचा सकते हैं। दीज इंक्लूड्स धरनास, रैलीज, स्ट्राइक्स, सिग्नेचर कैंपेन। सिग्नेचर कैंपेन्स वो कैंपेन्स होते हैं जिसमें एक पर्टिकुलर चीज को दर्शाया जाता है, जिसमें बोलते हैं कि हम इस चीज के लड़, जैसे नर्मदा बचाओ आंदोलन के बारे में देख सकते हैं, नर्मदा बचाओ आंदोलन, उसमें नर्मदा के रिवर पे बनाए गए हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स पे कर रहे थे, और उसमें कैसे उनका डिस्प्लेसमेंट होता है वहां पर रहने वाले लोगों को, जिसमें नर्मदा बचाओ था, वो एक सिग्नेचर कैंपेन था। वो पूरा कैंपेन नर्मदा के वाटर एंड डिस्प्यूट पे कनेक्टेड था। अनफेयर एंड अनजस्ट आर ऑल्सो, दे आर अनफेयर एंड अनजस्ट, बट जैसे राइट टू स्ट्राइक, यहाँ कोई कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है कि आपके पास राइट टू स्ट्राइक है। यहाँ पर फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है, लेकिन इसके अंदर राइट टू स्ट्राइक इन्वॉल्व नहीं है। ये एक वेज है जिससे आप अपने ऑब्लिगेशंस, अपने ऑब्जेक्टिव्स, अपने नीड्स को बाहर ला सकते हैं। 5 ईयर तक वेट नहीं करना पड़ेगा, आप पहले भी कर सकते हैं, जिससे एक सिग्नेचर कैंपेन के थ्रू एक ऐसा मास कैंपेन प्रोवाइड हो सके जिससे पता चल सके। इससे है ना हम बिहेवियर भी चेंज कर सकते हैं, जिससे इन सब चीज़ों से है ना एक इलेक्शन में इलेक्टोरल बिहेवियर भी चेंज होता है। इसमें न्यूज़पेपर, आपको पता है न्यूज़पेपर मीडिया को ही 4th पिलर ऑफ डेमोक्रेसी कहा गया है। डेमोक्रेसी का 4th पिलर होता है मीडिया, न्यूज़पेपर एंड टीवी के थ्रू हम बहुत ही मास लेवल पे ओपिनियन को चेंज कर सकते हैं अबाउट द गवर्नमेंट। ऑल्सो प्ले अ रोल इन डिस्कसिंग गवर्नमेंट इशूज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज। मीडिया सिर्फ गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज नहीं करती, उनके थ्रू चलाए गए वेलफेयर स्कीम्स, पॉलिसीज को भी इम्प्लीमेंट करती है, अवेयर करती है सिटीजन्स को। अगस्त 2005 व्हेन अ पर्टिकुलर गवर्नमेंट इंक्रीज द मनी पीपल हैड टू पे फॉर इलेक्ट्रिसिटी, पीपल एक्सप्रेस देयर डिसअप्रूवल। यहाँ पर एक केस बताया गया कैसे ये जो अदर वेज ऑफ पार्टिसिपेशन है वो कैसे लिंक्ड हो रहे हैं। एक केस बताया गया, अगर 2015 में गवर्नमेंट ने इलेक्ट्रिसिटी आपको पता है बेसिक नीड है, इलेक्ट्रिसिटी के बिना कोई सिटी रह नहीं सकता, उसके प्राइजेस इंक्रीज कर दिए थे, जिससे उन्होंने अपने डिसअप्रूवल को बताया था सिटीजन्स ने। दे टुक द रैलीज एक मास मूवमेंट होती है, एंड ऑल्सो ऑर्गेनाइज अ सिग्नेचर कैंपेन। The government tried to explain and defend its decision, but finally listened to the people opinion and withdraw their increase.
गवर्नमेंट ने अपना पक्ष रखने की कोशिश की, बट लास्ट में उन्हें पब्लिक के लार्ज ओपिनियन को ही मानना पड़ा। द गवर्नमेंट हैड टू चेंज इट्स डिसीजन बिकॉज इट इज रिस्पॉन्सिबल टू पीपल। हम पहले से ही पढ़ते आ रहे हैं कैसे गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल होती है पीपल्स के अगेंस्ट, रिस्पॉन्सिबल होती है, अकाउंटेबल होती है, अनसिदेबल होती है। Another way of people to participate by the organizing themselves into a social movement। सोशल मूवमेंट एक सोशल, पहले तो हमें एक सोशल इविल्स के बारे में पढ़ना पड़ेगा। सोशल इविल्स क्या होते हैं? वैसे सोसाइटी में एक लार्ज लेवल पे ऐसे प्रैक्टिसेस को अपनाए जाते हैं जिससे किसी एक कम्युनिटी, इंडिविजुअल, वेदर इज जेंडर बेस्ड, रेस बेस्ड, कम्युनिटी और लिंग्विस्टिक बेस पे उनका डिस्क्रिमिनेशन होता है। अगर हम एग्जाम्पल में देखें, सती एक सोशल इविल थी अगेंस्ट द वुमेन। डाउरी प्रैक्टिस भी एक सोशल इविल है अगेंस्ट द वुमेन। तो ये सोशल इविल्स हैं। सोसाइटी के मूवमेंट्स के थ्रू भी होता है। हम मूवमेंट्स में अगर इन्वायरमेंटल मूवमेंट देखें, चिपको मूवमेंट, उसमें कैसे इन्वायरमेंट को कंजर्व करने के लिए चिपको मूवमेंट हुआ था। नर्मदा बचाओ आंदोलन हमने पढ़ा। ट्राइबल्स मूवमेंट्स होते हैं अपने कंजर्व करने के लिए रिच हेरिटेज को। ये सारे मूवमेंट्स के थ्रू गवर्नमेंट उनके सिटीजन का पॉइंट ऑफ व्यू को जानती है और अपने पॉलिसीज में कन्वर्ट करते जाके बेटर फंक्शनिंग एंड इफेक्टिव फंक्शनिंग हो सके गवर्नमेंट की। ये सब कैसे डेमोक्रेटिक एलिमेंट्स हैं, ये हम इन सब एग्जाम्पल से बहुत ही इजीली समझ सकते हैं। तो अंडरस्टैंडिंग, नीड टू रिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट। बेसिकली अगर गवर्नमेंट और सिटीजन, गवर्नमेंट कोई अपना पॉइंट ऑफ व्यू अलग रख रही है, सिटीजन कोई अपना पॉइंट ऑफ व्यू अलग रख रहा है, इसमें क्लैश होने का फुल चांस है, क्लैश एंड कॉन्फ्लिक्ट होने की चांस है। और कॉन्फ्लिक्ट और क्लैश होगा, अगर ये कॉन्फ्लिक्ट एंड क्लैश मास लेवल पे हो गया तो वो उन्हें भी पता है गवर्नमेंट को नेक्स्ट इलेक्शन में इनको ये मास कॉन्फ्लिक्ट को फेस करना पड़ेगा। तो इसी मास कॉन्फ्लिक्ट को कैसे रिजॉल्व करती है वो बताए। कॉन्फ्लिक्ट ओवर व्हेन पीपल ऑफ डिफरेंट कल्चर्स, ये तो हमने ये गवर्नमेंट वर्सेस सिटीजन का बता दिया। यहाँ पर हमें प्रोवाइड किया गया है कैसे बिटवीन द पीपल्स होते हैं। हमने देखा था ना डाइवर्सिटी से ही डिस्क्रिमिनेशन क्रिएट हो जाता है जब उसको हम नेगेटिवली ट्रीट करने लग जाते हैं। उस डिस्क्रिमिनेशन से ही, जो डिस्क्रिमिनेशन करते हैं उसी से कॉन्फ्लिक्ट राइज होता है। किधर इसमें एग्जाम्पल डिफरेंट कल्चर्स के होता है। कल्चर लैंग्वेज के संस्कार पे, रेस पे, इंटरडाइनिंग पैटर्न्स पे भी हो सकते हैं। रिलीजन, रीजन और इकोनॉमिक बैकग्राउंड डू नॉट गेट अलोंग विद ईच अदर और व्हेन सम अलोंग देम फील दैट दे आर बीइंग डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट। कैसे हमने डिस्क्रिमिनेशन एंड डाइवर्सिटी से अपना गवर्नमेंट जोड़ा, फिर गवर्नमेंट से हमने कैसे डेमोक्रेसी जोड़ी और डेमोक्रेसी से हम कैसे उसके की एलिमेंट्स तक पहुंच रहे हैं। पूरा 4 चैप्टर कैसे लिंक था आप समझ पा रहे हैं इसे। द गवर्नमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर हेल्पिंग टू रिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट। गवर्नमेंट को प्रोवाइड किया है पावर, गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उस कॉन्फ्लिक्ट को वो कैसे रिजॉल्व करे और कंस्ट्रक्टिव सॉल्यूशन प्रोवाइड कर सके। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हमें पता है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन lay down basic rules or laws that have to be followed by the everyone. These laws are both the government and the people. Conflict and differences have to be resolved according to these laws. ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट पावर में आके कुछ ऐसे वेज प्रोवाइड कर दे जिससे कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व होने की जगह और ही ज़्यादा बढ़ जाए। तो गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूशन एक ऐसा लॉ बुक है जिसमें बेसिक रूल्स प्रोवाइड किए गए हैं एक नेशन को, एक स्टेट को रूल करने के लिए। और ये रूल्स सिटीजन्स एंड गवर्नमेंट दोनों के ऊपर एनफोर्सेबल है, दोनों को इनका पालन करना जरूरी है। इसी रूल से फर्दर पार्लियामेंट और रूल्स बनाती हैं इसे ताकि चेंजिंग टाइम के अकॉर्डिंग
डायनेमिज्म के अकॉर्डिंग पीपल्स के आइडियाज एंड आइडियोलॉजीज को फुली टैकल कर सके या फुली रिजॉल्व कर सके या प्रोवाइड कर सके उनको उनकी नीड्स। कैसे इस लॉ बुक के अकॉर्डिंग ये लॉ बुक ही इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है जो कि गवर्नमेंट के पावर पर लिमिट रखती है। लिमिटेड गवर्नमेंट भी बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा है। बेसिक स्ट्रक्चर बेसिकली एक डॉक्ट्राइन है, एक सिद्धांत है, एक आइडिया है जो कि कॉन्स्टिट्यूशन को प्रोटेक्ट करता है वायलेट होने से, अनलॉफुल एक्ट से बाय द पार्लियामेंट। लेट्स सी द नेक्स्ट रिवर्स टू। यहाँ पर इंटर गवर्नमेंटल कॉन्फ्लिक्ट की बात की गई है। हमें पता है इंडिया में, लेट मी ड्रॉ द मैप। बताएं कर्नाटक और तमिलनाडु में वाटर डिस्प्यूट से रिलेटेड होता है। ये इंटर गवर्नमेंटल के साथ इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट भी करती है। इंडस रिवर विद पाकिस्तान, सारे ये टैकल्स गवर्नमेंट के थ्रू होते। रिवर्स कैन बी बिकम अ सोर्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द स्टेट। यहाँ पर कावेरी डिस्प्यूट के बाद फॉर एग्जाम्पल हमें नोट करना बहुत जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। कावेरी वाटर डिस्प्यूट कर्नाटक एंड तमिलनाडु में है। वाटर डिस्प्यूट उनकी कैपेसिटी को लेकर डिस्प्यूट में है। द वाटर स्टोर इन कृष्णा राजा सागर डैम इन कर्नाटका में एक डैम है, इज यूज फॉर इरिगेटिंग अ नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स एंड मीटिंग द नीड्स ऑफ द सिटी ऑफ द बेंगलोर। रिवर्स बेंगलोर के साइड से ओरिजिन होती है, फिर वो तमिलनाडु में जाती है। तो इसमें देख सकते हैं बेंगलोर जो भी एक्शन लेगा वो तमिलनाडु के वाटर कैपेसिटी पे निर्भर करेगा कि उसको कितना वाटर मिल रहा है। तो अगर ये गवर्नमेंट अपने इंटरेस्ट पे देखें तो फर्स्ट गवर्नमेंट दूसरे गवर्नमेंट का इंटरेस्ट क्यों देखेगी? वो पहले अपना गवर्नमेंट इंटरेस्ट फुलफिल करेगी, तभी ऐसे नेशनल इंटरेस्ट को लेके पार्लियामेंट डिवीजन ऑफ पावर होते हैं। सेंट्रल लिस्ट होता है, स्टेट लिस्ट होता है, कॉन्करेट लिस्ट होता है, तभी पावर को डिवाइड करते हैं। अगर 2 and 2 से ज़्यादा स्टेट अगर पार्लियामेंट को बोले कि उनके जो नेशनल इंटरेस्ट पे इस पर रूल बनाए, तो पार्लियामेंट स्टेट लिस्ट पे भी रूल बना सकती है। तो पार्लियामेंट इनको एक सॉल्यूशन प्रोवाइड करती है। पार्लियामेंट एक मास्टर की तरह आता है कि दो स्टेट के बिटवीन कैसे वो समझौता करता है और कैसे कंस्ट्रक्टिव फीडबैक प्रोवाइड करता है एंड सॉल्यूशन प्रोवाइड करता है। कर्नाटक में कावेरी डिस्प्यूट है, ये कृष्णा राजा सागर डैम से ये जो वाटर की कैपेसिटी है डैम से वो रोक दी जाती है। यूज फॉर इरिगेटिंग नंबर ऑफ वाटर स्टोर्ड इन मैथुर डैम कर्नाटका इज यूज फॉर क्रॉप्स ग्रोन इन द डेल्टा रीजन ऑफ द स्टेट। डाउन स्ट्रीम ऑफ द डैम इन तमिलनाडु, डाउन स्ट्रीम होता है जहां से ओरिजिन होता है और जिस तरह से जा रही है डाउन स्ट्रीम, कैन ओनली बी फिल्डेड अप विद वाटर इज रिलीज फ्रॉम द अपर स्ट्रीम ऑफ द कर्नाटका। ऊपर से वाटर रिलीज होगी तभी नीचे जाएगी, तभी वो मैथुर डैम का कैपेसिटी इंक्रीज कर सकती है वाटर को होल्ड करने की। Therefore, both the state can't get as much water as they need for the people in their area. This lead to conflict. इंटरेस्ट का कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है यहाँ पर, सब अपने इंटरेस्ट को पहले फुलफिल करना चाहती है। इसी को जब दो लोग कॉन्फ्लिक्ट में हो तो ये दोनों एक कंस्ट्रक्टिव फीडबैक प्रोवाइड नहीं कर सकते, इसके लिए एक थर्ड मीडिएटर को आना पड़ता है, प्रोवाइड अ मिडिल पाथ। इक्वालिटी एंड जस्टिस, कैसे डेमोक्रेसी की एलिमेंट्स में इक्वालिटी एंड जस्टिस कनेक्ट है। इक्वालिटी एंड जस्टिस आर इनसेपरेबल। जस्टिस कैन ओनली बी अचीव्ड व्हेन पीपल आर ट्रीटेड इक्वली। दिस इज सो ब्यूटीफुली रिटन। हमने पढ़ा था जस्टिस है हमारे पास, प्रिएम्बल है हमारे पास, लाइट हाउस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में। इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, सोशो कल्चरल में दिया गया है जस्टिस। बट ये जस्टिस को हम कैसे प्रोवाइड करेंगे? ये जस्टिस तक पहुंचने का मीन्स भी तो होना चाहिए, मीन्स एंड वीज होने चाहिए। और ये मीन्स एंड वीज अगर इनइक्वल तरीके से हमें प्रोवाइड किए गए तो हम कहाँ, बहुत ही माइन्यूट लेवल के पीपल्स हो सकते हैं जो ये जस्टिस को गेट कर सकते हैं। और ये जो इनइक्वालिटी है मीन्स प्रोवाइड करने की, ये इनकम पे अगर आ गई तो, अगर ये स्टेटस पे आ गई तो ये इक्वालिटी कहाँ से होगा? बेसिकली फर्स्ट इक्वालिटी आएगा टू गेट अ जस्टिस। तो इक्वालिटी प्रोवाइड करेंगे तभी हमें जस्टिस मिलेगा।
इसमें ये बोला द गवर्नमेंट ऑल्सो रिकॉग्नाइज दिस एंड मेक स्पेशल प्रोविजन फॉर ग्रुप्स विद इन सोसाइटी दैट आर अनइक्वल। इसमें बेसिकली किस प्रोविजन की बात की गई है कि टू गेट अ जस्टिस, इक्वालिटी, राइट टू इक्वालिटी पढ़ा हमने, आर्टिकल 14 टू आर्टिकल 18 तक होता है। फिर हमने पढ़ा राइट टू फ्रीडम जो आर्टिकल 19 टू 22 तक होता है। फिर राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन होता है, जो ये एक्सप्लॉयटेशन है ये वे ऑफ आपको डिस्क्रिमिनेशन बताया जो 23 एंड 24 होता है। ये हमारे फंडामेंटल राइट से पता होगा, फंडामेंटल राइट दे आर फंडामेंटल बिकॉज दे आर द बेसिक नीड्स फॉर द पीपल टू लिव अ मीनिंगफुल लाइफ, ह्यूमेन लाइफ, and it is a fundamental nature of the people. इक्वालिटी हमें बताएगी कैसे इक्वालिटी 14 में कैसे इक्वालिटी बिफोर द लॉ एंड इक्वालिटी बाय द लॉ को कैसे बताया गया है। लॉ जो ये बताया गया है ये लॉ जस्टिस प्रोवाइड कर रही है। यहीं पे 14 से ही हमें पता चल रहा है कि कैसे इक्वालिटी बिफोर द लॉ को हमें जस्टिस प्रोवाइड कर रहा है। इक्वालिटी बिफोर द लॉ का मतलब ये होता है कि जो इनइक्वालिटी हुई है ना इनकम स्टेटस के अनुसार, यही नहीं होना है। ये 14 का बेस है, बेस रूल है। तो इसी से हमें अपने फंडामेंटल राइट से इक्वालिटी मिलती है और प्रिएम्बल में भी हमें पता है इक्वालिटी एनश्राइंड है, एनविसाज्ड करती है और इसी को गवर्नमेंट मेक श्योर करती है। अगर पीपल को ही लगेगा कि उस सोसाइटी में अनइक्वल तरह से ट्रीटमेंट हो रहे हैं, वो अपने पार्टिसिपेशन के थ्रू वोटिंग करके गवर्नमेंट जो फिक्स टर्म के लिए बनती है उन्हें चेंज कर सकती है। आपको पता चला कैसे की एलिमेंट्स डेमोक्रेसी में बेस्ड थे। अगर हम देखें कि हम की एलिमेंट्स पढ़े थे डेमोक्रेसी का, डेमोक्रेसी हम सेंटर में लिखते हैं। लेट मेक अ वेन डायग्राम। क्या था इसका मतलब? पार्टिसिपेशन था, पार्टिसिपेटरी था, पार्टिसिपेशन एक की एलिमेंट हो गया। उसके पास हमने अदर वेज ऑफ पार्टिसिपेशन देखा, रैलीज हो गई, धरनास हो गया, स्ट्राइक्स, सोशल स्ट्रगल्स हो गए और उसके अगेंस्ट जो मूवमेंट्स होते हैं वो हो गए। और इसमें ये पता चला हमें फिक्स नंबर तक फिक्स पीरियड तक होती है गवर्नमेंट, इंडिया के लिए 5 इयर्स तक होती है। इससे पढ़ रहा है ये डेमोक्रेसी में जो ये गवर्नमेंट इलेक्ट हो रही है, अगर वही फिक्स पीरियड तक नहीं होगी तो हम वोटिंग का यूज ही कब करेंगे? मतलब पूरी लाइफ टाइम में हम एक ही बार वोट कर यूज करेंगे जब गवर्नमेंट फर्स्ट टाइम बनेगी, उसके बाद नहीं होगा। तो फिक्स पीरियड तक तभी आती है ताकि वो चेंज हो सके। डायनामिज्म इज अ पार्ट ऑफ डेमोक्रेसी। साथ ही साथ ये जो गवर्नमेंट है लिमिटेड होती है। लिमिटेड किससे होती है? कॉन्स्टिट्यूशन से होती है, पीपल से होती है। डेमोक्रेसी की डेफिनेशन हो गई रूल बाय द पीपल। ये सारे एलिमेंट्स पढ़े हमने डेमोक्रेसी के। पहले हमने गवर्नमेंट देखा, गवर्नमेंट में मोनार्की एंड डेमोक्रेसी था, फिर डेमोक्रेसी के हमने एलिमेंट्स पढ़े। नेक्स्ट चैप्टर हमारा चैप्टर 5 होगा जो कि हम जल्दी पढ़ेंगे। आई होप आपको ये समझ में आया होगा, आप समझ पाए होंगे कि एलिमेंट्स क्या होते हैं। एलिमेंट्स का बेसिक मतलब होता है फीचर्स क्या हैं उस पर्टिकुलर डेमोक्रेटिक सेटअप के। उस डेमोक्रेटिक सेटअप में से क्या फीचर्स है जो कि इसे मोनार्की से अलग करते हैं। अगर मोनार्की में भी डिफरेंस देखें तो मोनार्की फिक्स पीरियड के लिए नहीं होता, पीपल के थ्रू उसको पावर नहीं मिलती है, रूल बाय द पीपल नहीं होता, आंसरेबल नहीं होता पीपल को, ये कोई कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व नहीं करता, ये अपने इंटरेस्ट को देखता है, ये कोई मीडिएटर के रूप में काम नहीं करता, और ये प्राइमोजेनिचर पे होता है, मतलब राजा का बेटा ही राजा बनेगा। और इसी का हम एंटी कर दें, इसी के अपोजिट कर दे तो वो डेमोक्रेसी हो जाएगी। तो कैसे ये सेटअप मोनार्की के सेटअप से डिफरेंट है, उसी को हम की एलिमेंट्स कह रहे हैं। So that's all for today. We will look after chapter 5 soon. I will make. Thank you everyone. I hope you all understand this chapter and able to comprehend it very well. Thank you. See you soon.